राजपूताना की धरती के सभी प्रतियोगियों को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा, फैकल्टी ज्योग्राफी, अधिगम क्लासेज, जयपुर। अधिगम की ऑनलाइन पाठशाला में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी घर होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कोविड-19 में ये मेरी पहली क्लास है और इस पहली क्लास को मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक कोरोना वॉरियर्स को समर्पित करता हूं। जैसा कि कोविड-19 के दौरान हम और आप जो डायरेक्ट फेस का माध्यम था उससे मिल नहीं पाए, आज इस ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप पहली बार मुझे फेस करोगे। मैं अधिगम इंस्टीट्यूट को, हमारे निदेशक महोदय को धन्यवाद देता हूं कि ऑनलाइन के माध्यम से आपसे हमारा ये जुड़ाव वापस शुरू हुआ है। अधिगम की इस नई सीरीज राजस्थान के भूगोल में मैं आपको सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि रीट के पाठ्यक्रम में 4 यूनिट में ज्योग्राफी का सिलेबस है। पहली यूनिट राजस्थान ज्योग्राफी है, दूसरी यूनिट हमारी इंडियन ज्योग्राफी में है, तीसरी यूनिट जो है हमारी वो रिसोर्स ज्योग्राफी में है, संसाधन भूगोल में है, और चौथी जो यूनिट है हमारी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में है, जहां फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमारे पास रॉक्स और कॉन्टिनेंट अर्थात चट्टान व महाद्वीप वाले टॉपिक हैं। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हमारे पास एटमॉस्फेयर वायुमंडल वाला टॉपिक है, और इसके अलावा ओशियनोग्राफी में हमारे पास ओशियंस जनरल इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है। हम सबसे पहले राजस्थान के भूगोल के बारे में स्टडी करेंगे, और जब राजस्थान के भूगोल की बात की जाए तो राजस्थान के भूगोल के अंदर सबसे पहले राजस्थान का इंट्रोडक्शन, राजस्थान का सामान्य परिचय। और जब राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करें तो हम राजस्थान के सामान्य परिचय में पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स अर्थात राजस्थान का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। इसके अलावा जब हम राजस्थान के जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा, जो चारों तरफ से राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय 2 रूपों में प्रदर्शित करती है। इसके अलावा एरिया और राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, कौन से जिले की आकृति कैसी है। आज इस पहली क्लास के अंदर मैं आपको राजस्थान की अक्षांश एवं देशांतरीय स्थिति से परिचय करवाऊंगा। तो मित्रों, आज से हम इस पहली क्लास की शुरुआत करते हैं, और ये जो हमारी पहली क्लास है इसमें हम राजस्थान का सामान्य परिचय उस पर बात करेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय, और जब सामान्य परिचयों की बात करें, सामान्य परिचय की बात करें तो सामान्य परिचय में हम पढ़ेंगे राजस्थान में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड।
लेटिट्यूड एंड ए लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और ए देशांतर। अब राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति क्या है, अक्षांशों का इंपॉर्टेंस क्या है, अक्षांश कैसे बनाए जाते हैं, अक्षांशों का उपयोग क्या है और इनसे ग्लोब पर किन किन चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, और जब लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ें, अक्षांशों के बारे में पढ़ें, तो हम सबसे पहले अक्षांशों का निर्धारण, अक्षांशों के निर्धारण के बाद उनका निर्माण, उनका उपयोग, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे हम देखें कि अक्षांश और देशांतर, इसका जो निर्धारक है, इसका निर्धारक है हेरोडोट्स, इसका निर्धारक है हेरोडोट्स। यह एक ग्रीक विद्वान था हेरोडोट्स, जिसने अक्षांश और देशांतर का निर्धारण किया है। तो मित्रों, अक्षांश और देशांतरों का जनक किसको कहा जाएगा? हेरोडोट्स को, जिसे हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, इतिहास का पिता भी कहते हैं। जब बात करें अक्षांशों की और इन देशांतरों की, क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों हमें अक्षांश और देशांतर ज्योग्राफी में पढ़ने पड़ते हैं? इसके मूल कारण है अक्षांश और देशांतर, इनके उपयोग। तो ग्लोब के ऊपर इनके क्या उपयोग हैं? अक्षांश और देशांतर के, अक्षांश और देशांतरों का पहला जो उपयोग है वो है स्थिति का निर्धारण। अगर आपको ग्लोब के ऊपर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना है तो आपको अक्षांश और देशांतरों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2, अगर हम अक्षांश देशांतरों के उपयोग की बात करें तो अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से जलवायु का निर्धारण किया जाता है। तो अगर ग्लोब पर किसी स्थान की जलवायु देखनी है तो उस जलवायु का अध्ययन भी इस अक्षांश और देशांतरों से किया जाएगा। नंबर 3, अगर हमें समय की गणना करनी है तो समय की गणना के लिए भी अक्षांश और देशांतर दोनों उपयोगी होते हैं। इस तरीके से ग्लोब के ऊपर ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनका प्रकृति ने निर्धारण नहीं किया है, मानव के द्वारा काल्पनिक रूप से ग्लोब पर इनका निर्धारण किया गया है। अब जब बात करें सबसे पहले लैटिट्यूड की, और जब लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड को कहते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड को कहते हैं अक्षांश। और अक्षांश किन किन माध्यमों के लिए उपयोगी होते हैं? अगर आपको स्थिति का निर्धारण करना है तो स्थिति के निर्धारण के लिए आप किसका उपयोग करोगे? अक्षांश का। अगर आपको किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करना है तो जलवायु का निर्धारण भी किससे होगा? अक्षांश से। मित्रों, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति एवं जलवायु का निर्धारण करना है तो स्थिति और जलवायु का निर्धारण अक्षांशों के माध्यम से किया जाएगा, जबकि समय की जो गणना है वो समय की गणना की जाएगी देशांतरों के माध्यम से, लॉन्गिट्यूड के माध्यम से। हालांकि पिछली बार आरपीएससी के सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया था और उस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि अक्षांश और देशांतर दोनों का उपयोग कॉमन रूप से किसके लिए होता है? तो स्थिति का निर्धारण अक्षांशों के माध्यम से भी होता है और देशांतरों के माध्यम से भी होता है। तो उसमें हम कॉन्सेप्ट जब निकालेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट निकलेगा लोकेशन, स्थिति। स्थिति अक्षांश और देशांतर
दोनों के द्वारा निर्धारित की जाती है। आगे हम इसमें बात करें, आगे जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम स्थिति का निर्धारण करेंगे। जैसा आपने ग्लोब के ऊपर देखा होगा, जब भी हम पर्टिकुलर किसी पैलेस की बात करते हैं, जब भी हम ग्लोब के ऊपर किसी स्थान की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम उसका अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं, उसका देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं, और जब वो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो वो स्थिति के रूप में निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रहे, और ये स्पष्ट हो चुका है कि अक्षांश और देशांतर दोनों से ही किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। लेकिन मूल रूप से जो स्थिति है वो किसके ऊपर पड़ी जाती है? अक्षांश के ऊपर पड़ी जाती है। अब हमें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ना है, और जब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ें तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि अक्षांश कैसे बनाए जाते हैं, अक्षांशों का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। तो सपोज करिए, कल्पना करिए कि ये पृथ्वी का केंद्र है, ये हमारी पृथ्वी का क्या है? केंद्र है, और इस पृथ्वी के केंद्र से ये एक सरकमफ्रेंस डाली गई है। सरकमफ्रेंस का मतलब है परिधि। क्या होती है? परिधि। इसको हम कहते हैं पृथ्वी की परिधि। आप पृथ्वी की इसको परिधि कह दो, पृथ्वी की आप इसको सतह कह दो, या फिर आप पृथ्वी की इसको सरकमफेस कह दो। इसको हम कहते हैं सरकमफेस। सरकमफ्रेंस। और ये सरकमफ्रेंस जो है इसको हम कहेंगे पृथ्वी की परिधि या पृथ्वी की बाहरी सतह। और ये जो केंद्र है, इस केंद्र से एक रेखा डाली गई है, और इस रेखा को काल्पनिक रूप में निर्धारित किया गया है। और ये जो काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को कहते हैं 0 डिग्री। कौन सी रेखा कहते हैं? 0 डिग्री। और ये 0 डिग्री अक्षांश जो है, इस अक्षांश को कहा जाएगा भूमध्य या विषुवत रेखा। क्या कहा जाएगा इसको? भूमध्य या विषुवत रेखा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्वाटोर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्वाटोर। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, भूमध्य। भूमध्य का अर्थ हो गया जो धरती के बीच में है। और जब ये धरती के बीच में है तो ये हमारी पृथ्वी को कितने बराबर भागों के अंदर बांट देगी? ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों के अंदर बांट रही है। आप देख रहे हो कि भूमध्य रेखा से ऊपर का जो भाग है वो आधा भाग ऊपर की ओर गया, और आप देख रहे हो कि भूमध्य रेखा से जो नीचे का भाग है वो भूमध्य रेखा से नीचे की ओर गया। और इस तरीके से भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को कितने भागों के अंदर बांट दिया? 2 बराबर भागों के अंदर बांट दिया। अब जो भाग 0 डिग्री से ऊपर होगा, उस 0 डिग्री से ऊपर वाले भाग को काल्पनिक रूप से कहा जाता है उत्तरी अक्षांश। क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश। अर्थात हम इसको कह सकते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या कह सकते हैं इसको? नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। और जो 0 डिग्री से नीचे का भाग है इसको हम कहेंगे साउथ लैटिट्यूड, अर्थात इसको हम कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। क्या कहेंगे हम इसको? दक्षिणी अक्षांश। और इस तरीके से पृथ्वी पर अक्षांशीय स्थितियां कितने रूप से निर्धारित कर दी गई है? 2, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो मित्रों ध्यान रहे, ग्लोब पर किसी भी स्थान की अक्षांशीय स्थिति या किसी भी स्थान का अक्षांशीय विस्तार या तो उत्तरी अक्षांश में रखा जाएगा या फिर दक्षिणी अक्षांश के अंदर रखा जाएगा। इसका मतलब ग्लोब पर अक्षांशीय स्थिति केवल 2 ही प्रकार की होगी।
जी हां, केवल अक्षांशीय स्थिति दो ही प्रकार की होगी, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। और उत्तरी अक्षांश का लास्ट निर्धारण जो है वो कितने डिग्री पर किया गया है, 90 डिग्री। और दक्षिणी अक्षांश का लास्ट निर्धारण भी कितने डिग्री पर किया गया है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जब मैं आपको बता रहा हूं कि ग्लोब पर दो अक्षांशीय स्थिति होती है, एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दूसरी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि साहब ये 90 डिग्री क्यों होती है लास्ट में, उत्तर भी 90 डिग्री है, दक्षिण भी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री क्यों है, ये 100 डिग्री तक क्यों नहीं ली गई, राउंड फिगर में लेते तो इसको 100 डिग्री क्यों नहीं किया गया, ये 90 डिग्री क्यों रह गई। इसका कारण है मित्रों, हमारी पृथ्वी सूर्य के प्रभाव में लास्ट जो कंडीशन निर्धारित करती है वो केवल 90 डिग्री करती है, अर्थात सूर्य की किरणों का आपतन कोण, जी मित्रों, सूर्य की किरणों का आपतन कोण पृथ्वी के ऊपर उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर लास्ट कितने डिग्री तक होता है, 90 डिग्री तक होता है। इसीलिए हमारे उत्तरी अक्षांश की स्थिति और दक्षिण अक्षांश की स्थिति केवल कितने डिग्री तक ली गई है, 90 डिग्री तक ली गई है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, कंसेप्ट के रूप में बात बता दूं, क्योंकि इस सीरीज के अंदर और ऑनलाइन क्लासों के अंदर आज पहली क्लास के बाद जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे बढ़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक नया पैटर्न, नई टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और कहां से किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं और क्वेश्चनों में वेरिएशंस क्या है, क्वेश्चनों की विविधता क्या है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उसको मैटर तो पूरा आता है, हर चीज़ को वो अच्छी तरीके से पढ़ लेता है, लेकिन जब डिफाइन करने की बात आती है तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं उसको बड़ा कमज़ोर बना देता है। हमें ऑनलाइन के अंदर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे पुटअप किया जाता है, एक ही कॉन्सेप्ट को जोड़ करके कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, और ज्योग्राफी इसी तरीके का सब्जेक्ट है। तो इसलिए ध्यान रहे कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश सूर्य की किरणों का अंतिम आपतन कोण होता है, अर्थात सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी या लास्ट अंतिम रूप से प्रभावी 90 डिग्री तक होती है। अब जब आप ग्लोब के ऊपर अक्षांश बनाओगे तो ग्लोब के ऊपर अक्षांश किस तरीके से बनाओगी या ग्लोब पर अक्षांशों का निर्धारण कैसे करोगी। तो देखो, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह को हमने कह दिया सरकमफ्रेंस, अर्थात पृथ्वी की क्या कहोगे आप इसको, परिधि, पृथ्वी की क्या कहोगे, परिधि या पृथ्वी की सतह। और इस पृथ्वी की सतह पर इस पृथ्वी के केंद्र से आपने कोई कोण बना दिया, जैसे ये जो कोण है ये कोण मैंने इसमें बना दिया, यहाँ पृथ्वी के केंद्र से मैंने ये कोण लिया और पृथ्वी के केंद्र से मान लीजिए मैंने ये कोण बनाया लगभग 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। कहाँ से बनाया, पृथ्वी के केंद्र से। किस पर बनाया, पृथ्वी की बाहरी सतह पर या सरकमफ्रेंस पर या परिधि के ऊपर। और ये 30 डिग्री का जो कोण बनाया गया है और ये कोणात्मक दूरी जो है, ये कोणात्मक दूरी ही हमारी क्या कहलाएगी, अक्षांश। क्या कहलाएगी, अक्षांश कहलाएगी। इसी को हम कहेंगे अक्षांश। तो ये अक्षांश कहलाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पृथ्वी के केंद्र से, लेकिन किसके सापेक्ष, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के सापेक्ष
पृथ्वी की सतह पर बनाई गई कोणात्मक दूरी, और वो कोणात्मक दूरी क्या कहलाएगी? अक्षांश। बेस याद रहे, बेस याद रखना बिल्कुल, पृथ्वी के केंद्र से ली गई कोणात्मक दूरी, और वो सभी कोणात्मक दूरियां कहां ली जाएगी? पृथ्वी की परिधि पर, पृथ्वी की सतह पर। और इस तरीके से ये 30 डिग्री का कोण बना, और इस कंडीशन को हम कहेंगे अक्षांश। ये जरूरी नहीं है कि मैंने 30 डिग्री का कोण लिया है तो आप भी 30 का ही बनाओगे। आप 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जितने कोण उत्तरी अक्षांश में बनाओगे उतने ही डिग्री के कोण बनते जाएंगे। बस शर्त यही रहेगी कि आपको उसकी कोणात्मक दूरी लेनी है, और वो कोणात्मक दूरी भूमध्य रेखा से लेनी है। अब जैसे मैंने पृथ्वी की सतह पर दाईं तरफ कोण बना दिया, अब मैं पृथ्वी की इस सतह पर बाईं तरफ से कोण बनाऊंगा, और जब बाईं तरफ से मैंने ये कोण बनाया तो ये कोण भी मैंने कितने डिग्री का बना दिया? 30 डिग्री की कोणात्मक दूरी ले ली मैंने। अब आप देख रहे हो ये भी 30 डिग्री का कोण है, ये भी 30 डिग्री का कोण है, और इस कंडीशन को हमने केवल क्या कहा है? अक्षांश, लैटिट्यूड, अक्षांश इसको हमें कहते हैं। अब दोनों जो कोण हैं वो 30 डिग्री के हैं, इस तरफ भी 30 डिग्री है, इस तरफ भी 30 डिग्री है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष आप जितने भी कोण बनाओगे इस भूमध्य रेखा से, ये सारे कोण आपके 30 डिग्री के बनेंगे। तो ये वाला जो है ये कंडीशन हो गई इसमें 2 डायमेंशनल, द्विविमीय, ये द्विविमीय कंडीशन है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के सापेक्ष जब समान कोण बनते हैं दाईं तरफ बाईं तरफ, तो दोनों ही कोण समान रूप से पृथ्वी के सापेक्ष बराबर बराबर डिग्री के कोणों को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि हमारी जो पृथ्वी है वो 2 डायमेंशनल नहीं है, हमारी जो पृथ्वी है वो 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय पृथ्वी है हमारी। अब यहां पर ये भी 30 डिग्री का कोण और ये भी 30 डिग्री का कोण, और दोनों कोण जो हैं वो क्या हो चुके हैं? समान। और जब दोनों कोण समान हो तो एक सरल रेखा के माध्यम से इन दोनों कोणों को मैंने क्या कर दिया? मिला दिया। चूंकि 30 डिग्री इस तरफ था और 30 डिग्री ही इस तरफ था, दोनों तरफ के कोण क्या हो गए? बराबर। और जब दोनों तरफ के कोण समान हो तो उसको एक सरल रेखा के माध्यम से मैंने क्या कर दिया? मिला दिया। और जब ये सरल रेखा बनी है तो ये सरल रेखा कहलाएगी अक्षांश रेखा। क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा। अब आपको पता चल गया कि अक्षांश में और अक्षांश रेखा में दोनों में बहुत अंतर होता है। अक्षांश तो केवल कोणात्मक दूरी होती है जो पृथ्वी की परिधि पर ली जाती है। अब आपको जितने भी अक्षांश बनाने हैं वो सब पृथ्वी की किस पर ली जाएगी? परिधि के ऊपर लिए जाएंगे। जबकि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की परिधि पर दो समान कोणों को मिलाने वाली रेखाएं होती है। तो दो समान कोणों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो रेखा कहलाएगी अक्षांश रेखा। इस तरह अक्षांश में और अक्षांश रेखा में दोनों में अंतर हो गया, और हम कह सकते हैं मोर देन डिफरेंट बिटवीन लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस, अर्थात अक्षांश और अक्षांश रेखा में दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मैंने आपको अक्षांशों का निर्माण बताया है, कैसे अक्षांश बनाए जाते हैं और कैसे अक्षांश रेखाएं बनाई जाती है। ये जो टॉपिक था हमारा, इस टॉपिक को हम कहेंगे अक्षांशों का निर्माण। ये पोजीशन हमारी बनेगी अक्षांशों का निर्माण। एक बार फिर कंसेप्टल रूप में आपको क्लियर कर देता हूं। पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर ली गई कोणात्मक दूरी वो क्या कहलाएगी? अक्षांश। जी हाँ, कोणात्मक दूरी क्या कहलाएगी?
अक्षांश। अगर दोनों कोण समान हैं और उनको एक सरल रेखा के माध्यम से मिला दिया तो वो कहलाएगी अक्षांश रेखा। इसका अंतर और इस चीज को जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझने को मिलेगा कि किस तरीके से अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर होता है और कैसे क्वेश्चन में अंतर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है क्वेश्चन के अंदर अक्षांश और अक्षांश रेखाओं को लेकर। अब यहाँ से अक्षांशों का निर्माण पूरा हो गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर हम आगे अक्षांश के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, और अब हम इसके अंदर आगे बात करेंगे। अक्षांशों का निर्माण पढ़ा है, अब अक्षांशों की कुल काउंटिंग पढ़ेंगे। कुल अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है और इन अक्षांशों के बीच की कंडीशंस क्या होगी, किस तरीके से उसका निर्धारण किया जाएगा। तो आगे जब हम बात करेंगे तो हम आगे बात करेंगे कुल अक्षांशों की संख्या। और जब कुल अक्षांशों की संख्या की बात करें तो देखो, सबसे पहले हमने बनाया 0 डिग्री भूमध्य रेखा और लास्ट उत्तर में कितना डिग्री लिया, 90 डिग्री। दक्षिण में भी कितना डिग्री लिया, 90 डिग्री। और इस तरीके से कुल अक्षांश, और जब कुल अक्षांशों का निर्धारण करेंगे तो कुल अक्षांश हमारे बनेंगे 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ बराबर 180 प्लस 1। और ये प्लस 1 कौन सा कर दिया मैंने इसके अंदर, ये बहुत समझने वाली बात है। आपने जितने भी कोण बनाए थे पृथ्वी की परिधि पर वो सब कहां से लिए गए थे, भूमध्य रेखा से। किसके सापेक्ष थे वो, भूमध्य रेखा के सापेक्ष थे। और जब भूमध्य रेखा के सापेक्ष हम बात करें तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्लोब के ऊपर भूमध्य रेखा नहीं होगी तो कोणात्मक दूरियों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सबसे प्रधान अक्षांश कहा जाता है भूमध्य रेखा को। और जब कुल अक्षांशों की बात करोगे आप तो 180 प्लस 1, कुल अक्षांशों की संख्या मित्रों कितनी करनी है, 181। फिर मैं आपको बता दूं 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ प्लस इक्वाटोर भूमध्य रेखा, 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर 181। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो अब हम इस पे बात करेंगे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। और जब कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करेंगे हम तो देखो, 0 डिग्री से 1 डिग्री का कोण बनाओगे तो 1 डिग्री की अक्षांश रेखा बन जाएगी। 2 डिग्री का कोण बनाओगे और दोनों को मिला दोगे तो 2 डिग्री की अक्षांश रेखा बन जाएगी। और इस तरीके से आप 1 से लेकर के और 89 डिग्री 89 डिग्री तक आप विषुवत रेखा से बनाए गए कोणों को मिला सकते हो। लेकिन याद रहे, ग्लोब पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये ग्लोब पर केवल और केवल बिंदु मात्र होते हैं। इनकी अक्षांश रेखाएं नहीं बनाई जा सकती है। ये केवल ग्लोब पर क्या काल्पनिक रूप से क्या निर्धारित किए गए हैं, काल्पनिक रूप से निर्धारित किए गए हैं केवल और केवल बिंदु। इसलिए आपने कुल अक्षांशों की संख्या गिनी 181 और उस 181 में से 2 माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और जब आप इसमें से 2 निकाल दोगे
तो कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या बनेगी वो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या बनेगी 181 माइनस 2। 181 माइनस 2 कौन सा किया? 181 में से 2 घटाया, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इस तरीके से कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या रह जाएगी 179। कितनी हो जाएगी? 179, 179। तो हमारे कुल अक्षांश तो हो गए 181 और हमारी कुल अक्षांश रेखाएं हो गई 179। और इस तरीके से हमने अक्षांश में और अक्षांश रेखा में दोनों में अंतर हमने देख लिया। क्योंकि जब अक्षांश की डेफिनेशन बात करते हैं तो ये होती है केवल कोणात्मक दूरी। अक्षांश हमने पढ़ी थी केवल कोणात्मक दूरी, जबकि अक्षांश रेखाएं हमने पढ़ी थी। और जब इन अक्षांश रेखाओं की बात करें तो यह है समान कोणात्मक दूरियों को, समान कोणात्मक दूरियों को मिलाने वाली रेखा, समान कोणात्मक दूरियों को मिलाने वाली रेखा। और इस तरीके से हमारा जो अक्षांशों के निर्माण का पहला चरण था वो इसके अंदर समाप्त हुआ। और जब आपने अक्षांश की जो कंडीशंस पढ़ी, इसके आधार पर आप राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार रखोगे, और जब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार रखोगे तो आपको राजस्थान की स्थिति देखनी पड़ेगी कि राजस्थान भूमध्य रेखा से ऊपर है या भूमध्य रेखा से नीचे है। और जब आप देखोगे कि राजस्थान भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर स्थित है तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार किस में आएगा? उत्तरी अक्षांश में, जो उत्तरी अक्षांश के एक निश्चित कोण से चालू होगा और उत्तरी अक्षांश के एक निश्चित कोण पर जाकर क्या हो जाएगा? समाप्त। इस तरीके से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश बनेगा, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से बनेगा। मैंने यहाँ पर आपको अक्षांशों की डेफिनेशन, अक्षांश रेखाओं की डेफिनेशन, कुल अक्षांश रेखाएं, इनके बारे में बताया है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो कंडीशंस देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट आप इसके अंदर ले सकते हो। इससे आपके अक्षांश और अक्षांश रेखाएं दोनों क्लियर हो रही है, अक्षांश बनाना भी क्लियर हो रहा है। जैसा कि मित्रों आपने अभी इससे पहले का स्क्रीनशॉट लिया है, आगे हम इसमें बात कर रहे हैं। तो आगे हम इसके अंदर बात करेंगे, अक्षांशों का निर्माण हम पढ़ चुके हैं, अक्षांशों की कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, कुल अक्षांश हम पढ़ चुके हैं, कुल अक्षांश रेखाएं हम पढ़ चुके हैं। यह भी हमको पता चल चुका है कि अक्षांश में और अक्षांश रेखा के अंदर क्या अंतर होता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और आगे की स्टडी हम इसके अंदर देखते हैं। और जब आगे की बात करें तो आगे हम इसके अंदर देखेंगे अक्षांशों का निर्धारण। ग्लोब पर मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं? ग्लोब के ऊपर मुख्य अक्षांश कौन कौन से बनाए गए हैं? तो जैसे आप देखोगे ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का काल्पनिक स्वरूप है, ये पृथ्वी का केंद्र है और इस पृथ्वी के केंद्र से एक रेखा हमने डाल दी इसमें, और इस रेखा को हमने क्या कहा था? 0 डिग्री। क्या कहा था हमने इसको? 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब हो गया भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उत्तरी अक्षांश कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हो गया। और नीचे हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। हम इसको डायरेक्ट नॉर्थ और साउथ में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। अब
ग्लोब के ऊपर एक रेखा बनाई गई है, ये वाली रेखा है उत्तरी अक्षांश की ओर, और इस रेखा को कहा गया है 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। और इस रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा ही। और ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है कैसे बनाई, ये अक्षांश रेखा कैसे बनी? पहले हमने पृथ्वी के केंद्र से परिधि पर 23.5 डिग्री के दोनों तरफ कोण बना दिए। दोनों तरफ कोण बना करके दोनों कोण समान है, तो दोनों कोणों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। चूंकि कोणात्मक दूरी अक्षांश और समान कोणात्मक दूरियों को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, अक्षांश रेखा। और ये 23.5 की बनाई हमने, तो इस 23.5 रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं इसको, कर्क रेखा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये कैंसर लाइन है और इस कैंसर लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी अक्षांश की ओर एक और अक्षांश रेखा बनाई गई है, और इस अक्षांश रेखा का नाम है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये भी बनेगी 66.5 डिग्री नॉर्थ। और इस रेखा को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। कौन सी रेखा कहेंगे इसको, आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे, आर्कटिक रेखा। इसको आर्कटिक रेखा इसलिए कहते हैं कि ये आर्कटिक महासागर से होकर के गुजरती है, और आर्कटिक महासागर से गुजरने के कारण इस रेखा का नाम आर्कटिक रेखा रख दिया। फिर उसके बाद 0 डिग्री से दक्षिण की ओर फिर वही कोणात्मक दूरियां, लेकिन याद रहे अब की बार कोणात्मक दूरियों में अंतर है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री क्या है, साउथ है, और इसको भी हम कहेंगे 23.5 डिग्री साउथ। इस रेखा को कहते हैं हम मकर रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा का मतलब होगा कैप्रिकॉर्न। कौन सी रेखा हो जाएगी, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, तो ये कैप्रिकॉर्न हो जाएगी। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कहेंगे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहलाएगी, कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। और ये 0 डिग्री वाली जो थी इसको हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे इसको, भूमध्य रेखा, इक्वाटोर के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इक्वाटोर। इक्वाटोर, तो ये इक्वाटोर है, और इक्वाटोर के नाम से किसको जाना जाता है, भूमध्य रेखा को। यहीं इसी तरीके से ये वाली एक अक्षांश रेखा है और इसको हम कहेंगे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब देखो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी है, दोनों में अंतर है। ये उत्तरी अक्षांश वाली है और ये दक्षिणी अक्षांश वाली है, और दक्षिणी अक्षांश वाली को कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं इसको, अंटार्कटिक रेखा। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगी आर्कटिक, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाएगी अंटार्कटिक। अब मित्रों, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि साहब जब ऑफलाइन के अंदर होते थे तो डायरेक्ट सर को रोक देते थे बीच के अंदर ही, और बीच में रोक करके और सर से कहते थे सर ये 0 23.5 66 0 23.5 66 नॉर्थ और साउथ जो आपने रखी है यही क्यों रखी गई है ग्लोब के ऊपर? क्या 30 डिग्री नहीं रख सकते थे? क्या 40 डिग्री नहीं रख सकते थे? क्या 45 डिग्री नहीं रख सकते थे?
हमने मुख्य अक्षांश इन्हीं को क्यों पढ़ा है? तो मित्रों ये ध्यान रहे कि हमारी पृथ्वी 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से 90 डिग्री साउथ है, और सूर्य की किरणों का जो प्रभाव है पृथ्वी के ऊपर वो 23.5 डिग्री के अबोव देखा जाता है। एक समान कंडीशन रहती है 23.5 डिग्री अक्षांशों तक, फिर उसके बाद 23.5 से 66.5 के बीच एक समान कंडीशंस होती है, और फिर उसके बाद 66.5 से 90 डिग्री तक एक समान कंडीशन होती है। इससे ग्लोब पर जलवायु के निर्धारण में बड़ी आसानी होती है, और इसलिए जलवायु के निर्धारण के लिए ही हम इन्हीं अक्षांशों को इंपॉर्टेंस देते हैं, और ज़्यादातर हम इन्हीं अक्षांशों को इसके अंदर पढ़ते हैं। जब हम इसकी बात करेंगे आगे तो हम अक्षांशों के बीच का डिफरेंट देखेंगे, इसका भाग देखेंगे, क्या कहा जाएगा इसको। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लो, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन करूं कर्क रेखा के रूप में, भूमध्य रेखा के रूप में, मकर रेखा के रूप में, आर्कटिक रेखा के रूप में, अंटार्कटिक रेखा के रूप में। जैसा कि आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप इसके अंदर आगे देखो। यहां आप देख रहे हो कि ये 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसके बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, इसके बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? गैप दिखाई दे रहा है, और गैप तो आपको 23.5 से 66.5 के बीच में भी दिखाई दे रहा है, और गैप आपको 66.5 से 90 डिग्री के बीच में भी दिखाई दे रहा है। अधिकांश जो विद्वान हैं और अधिकांश जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो ज़्यादातर ये पढ़ते हैं कि साहब 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। नहीं मित्रों, इट इज रोंग वे, ये सही नहीं है। कभी भी ग्लोब पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान नहीं होती है। हाँ, 2 अक्षांशों के बीच की औसत दूरी का निर्धारण किया जाता है। तो याद रहे, ग्लोब पर हमेशा 2 अक्षांशों के बीच की कौन सी दूरी निर्धारित की जाती है? औसत दूरी। 2 अक्षांशों के बीच की औसत दूरी, तो ये औसत दूरी होती है। हालांकि ग्लोब पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कर्क रेखा पर, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी आर्कटिक रेखा पर भी होती है, लेकिन वो एक समान नहीं होती है। इसीलिए 2 अक्षांशों के बीच की औसत दूरी निकाली जाती है, जिसको हम कहते हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड लाइंस। अक्षांशों के बीच की औसत दूरी या 2 अक्षांशों के बीच की औसत दूरी। अब कैसे निकालोगे आप 2 अक्षांशों के बीच की औसत दूरी? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि अक्षांश किसको कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर बनाई गई कोणात्मक दूरियां। तो पृथ्वी की सतह पर जो बनाई गई कोणात्मक दूरियां होती है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश। और लास्ट कोणात्मक दूरी हमने 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ रखी थी। इसीलिए पृथ्वी की जो परिधि है इसको हम कहते हैं ध्रुव, क्योंकि यहां लास्ट में जाकर के ध्रुव का चित्र आ जाता है, तो इसको हम कहेंगे पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि, और इसको भी हम कहेंगे पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि। और पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है मित्रों हमारी 40,008 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 40,008 किलोमीटर। और इस 40,008 किलोमीटर में हम पृथ्वी के संपूर्ण कोणों का जो योग है, अर्थात वृत्त के संपूर्ण कोणों का योग है 360। तो 40,008 में हम किसका भाग दे देंगे? 360 का भाग दे देंगे, और ये निकल करके आ जाएगा
111.13 किलोमीटर के लगभग आ जाएगा। और इस तरीके से दो अक्षांशों के बीच की औसत जो दूरी है, दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी कितनी कहलाएगी? 111.13 किलोमीटर। तो आज के बाद ये याद रखना कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी ग्लोब पर कभी भी समान नहीं होती है, और जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं औसत रूप में, एवरेज रूप में पढ़ते हैं। और एवरेज रूप में जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो एवरेज रूप में 40,008 बटा कितना करते हैं? 360, क्योंकि 40,008 यहां पर पृथ्वी की क्या है? परिधि, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि। पृथ्वी की क्या होगी? ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी की भी दो परिधियां होती है, एक तो ध्रुवीय परिधि होती है और एक परिधि होती है विषुवत रेखीय। चूंकि हमारी पृथ्वी बीच में से उभरी हुई है और किनारों से क्या है? सिकुड़ी हुई है। तो बीच में से उभरी हुई है अर्थात हमारी पृथ्वी की आकृति जियोड है, दीर्घ लघुवक्षाकार है। तो याद रहे पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति है जियोड। कैसी है? जियोड। और जियोड के रूप में हम इसको कहते हैं दीर्घ लघुवक्षाकार। और पृथ्वी की आकृति जियोड होने के कारण ही पृथ्वी की दोनों परिधियां, ध्रुवीय परिधि और विषुवत रेखीय परिधियों का अध्ययन किया जाता है। ध्रुवीय परिधि के ऊपर किसका निर्धारण किया जाता है? अक्षांशों का। और विषुवत रेखीय परिधि के ऊपर किसका निर्धारण किया जाता है? देशांतरों का। तो हम दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी निकाल रहे हैं, और दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी कितनी हो जाएगी? 40,008 बटा 360 अर्थात 111.13 किलोमीटर, जिसको हम लगभग राउंड फिगर के अंदर कितना मान सकते हैं? 111 किलोमीटर। लेकिन अगर आपके विकल्प में दोनों हो, दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी दोनों पूछी गई हो, 111 भी विकल्प में दिया गया हो और 111.13 भी विकल्प में दिया गया हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो सबसे परफेक्ट आंसर होगा वो होगा 111.13 किलोमीटर। और अब यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लगातार स्क्रीनशॉट से आपको क्या है, फिर लिखने में बड़ी आसानी रहेगी। हालांकि फिर बाद में पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं हम। मैं आपको बता रहा था इस डायग्राम के माध्यम से, इसमें दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए ध्यान रखना ग्लोब पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? समान नहीं होती है, असमान होती है। ठीक है, लेकिन ग्लोब पर जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और वो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप ग्लोब से 0 डिग्री से ग्लोब पर ऊपर जा रहे हो तो आपकी अक्षांश रेखाओं की लंबाई घट रही है या बढ़ रही है? अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। बिल्कुल मित्रों, अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो लगातार क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। और इस तरीके से अक्षांशों की ऊंचाई के साथ साथ लंबाई घटती है और उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जी हाँ, याद रहे अक्षांशों की ऊंचाई के साथ साथ लंबाई घटती है, जबकि ऊंचाई के साथ साथ उनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इस तरीके से ये आपको पता चला कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कभी भी ग्लोब पर समान नहीं होती है, और दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी कितनी निकल कर जाएगी? 111.13 किलोमीटर। जैसा कि मैंने आपको अभी इसमें बताया, हमारे ग्लोब पर प्रमुख अक्षांश रेखाएं जो हैं उनमें एक तो कौन सी है? 0 डिग्री। 0 डिग्री को क्या कहेंगे हम? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे हम? कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसको हम क्या कहेंगे?
आर्कटिक रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे? मकर रेखा। क्या कहेंगे? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा। क्या कहेंगे हम इसको? अंटार्कटिक रेखा। ये ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। अब दो अक्षांशों के बीच की दूरी और दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो आपको पता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जोन या कटिबंध। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जोन या कटिबंध। और अक्षांशों से ही किसका निर्धारण होता है? जलवायु का। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अक्षांशों के दो उपयोग हैं, एक तो स्थिति का निर्धारण और दूसरा जलवायु का निर्धारण। अब जलवायु का निर्धारण कैसे बनेगा इसके अंदर? तो अक्षांशों के अनुसार जलवायु देखते हैं। ये वाला जो भाग है ये है हमारा 0 डिग्री, ये वाली जो रेखा है हमारी, ये वाली रेखा है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये वाली जो रेखा है हमारी, ये वाली रेखा है हमारी 66.5 डिग्री नॉर्थ। और दोनों तरफ से ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये वाली 66.5 डिग्री नॉर्थ, और लास्ट 90 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। नीचे भी ऐसा ही है, ये वाली जो रेखा है ये हो जाएगी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये भी हो जाएगी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये वाली हो जाएगी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसको भी हम क्या लिखेंगे? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब मैंने आपको बताया था कि ग्लोब के ऊपर इन्हीं अक्षांश रेखाओं को क्यों प्रदर्शित किया जाता है, जिसका कारण है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो ऊंचाई के साथ साथ क्या होती जाती है? तिरछी। इसीलिए 0 से 23.5 नॉर्थ और 0 से 23.5 साउथ, इन दोनों के बीच का जो भाग है वो उष्ण कटिबंध के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? उष्ण कटिबंध के रूप में। तो दो अक्षांशों के बीच का जो भाग होगा, दो अक्षांशों के बीच के भाग को हम यहां पर कहते हैं जोन या कटिबंध। क्या कहते हैं इनको? जोन या कटिबंध कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से कटिबंध हैं, कौन कौन से जोन कटिबंध हैं पृथ्वी के ऊपर? तो पृथ्वी पर 3 कटिबंध हैं जिनसे पृथ्वी के किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण होता है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 में है उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध बनेगा? उष्ण कटिबंध। नंबर 2 में बनेगा उपोष्ण कटिबंध। कौन सा बनेगा? उपोष्ण कटिबंध। और नंबर 3 में बनेगा शीत कटिबंध। कौन सा बनेगा? शीत कटिबंध। और इस तरीके से पृथ्वी पर कुल कटिबंधों की जो संख्या है वो 3 रूपों में निर्धारित की जाएगी, उष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में और शीत कटिबंध के अंदर। अब उष्ण कटिबंध का विस्तार कितने से कितना डिग्री बनेगा, उपोष्ण कटिबंध का विस्तार कितने से कितना डिग्री बनेगा, और शीत कटिबंध का विस्तार कितने से कितना डिग्री बनेगा, इसका हमको अध्ययन करना है। और ये कैसे निर्धारित किए जाएंगे, कैसे ये बनाए जाएंगे, इसकी बात करेंगे हम कल अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जलवायु का निर्धारण।